हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए एनएफओ के बारे में जिसका नाम है एक्सिस निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएफओ। जी हाँ दोस्तों, एक नया एनएफओ है जो यहाँ पर 3 मई को ओपन हुआ है और ये एनएफओ 17 मई तक ओपन रहेगा। अगर आप इस बीच में अप्लाई करते हैं तो आपको ये जो एनएवी मिलने वाली है इस एनएफओ की, वो 24 मई को एनएवी मिल जाएगी और एक एनएवी की प्राइस यहाँ पर 10 रुपीज़ रखी गई है। अगर आप इस बीच में अप्लाई नहीं करते हैं तो यहाँ ओपन एंडेड है, आप यहाँ पर 24 मई के बाद में भी इस एनएफओ में अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे हो सकता है आपको एनएवी जो है 10 रुपीज़ से ज़्यादा की मिले या हो सकता है थोड़ी कम की मिल जाए, वो डिपेंड करता है उस टाइम की मार्केट कंडीशन के ऊपर। तो ये फंड क्या करता है, कहाँ पे इन्वेस्ट करता है, कैसे इसके फंड मैनेजर हैं, सारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो फंड है उसको लॉन्च करने वाली कंपनी है एक्सिस म्यूचुअल फंड। इसका जो एएमसी है वो एक्सिस म्यूचुअल फंड है जिसने इस फंड को लॉन्च किया है। और ये है निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड, यानी कि ये जो है बैंक्स के अंदर इन्वेस्ट करती है, यानी कि इनका जो इन्वेस्टमेंट रहने वाला है वो इंडिया के टॉप बैंक्स में रहने वाला है, पब्लिक बैंक्स में और प्राइवेट बैंक्स दोनों में। उसकी डिटेल में आगे आपको शेयर करने वाला हूँ कि कौन से वो बैंक होने वाले हैं जिनमें इनका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। और ये एक तरीके से सेक्टोरियल बैंकिंग का जो है वो फंड है, यानी कि एक तरीके से हम इसको सेक्टोरियल फंड बोल सकते हैं, जो कि फाइनेंस सेक्टर के अंदर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करता है। और इस तरह का जो भी कोई भी सेक्टोरियल फंड होता है वो हमेशा वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर जो भी सेक्टोरियल फंड होते हैं रिस्की इसलिए होते हैं क्योंकि हो सकता है वो उस टाइम पे अच्छा परफॉर्म करे, हो सकता है उस टाइम पर अगर वो पूरा फंड कर वो पूरा सेक्टर अगर खराब परफॉर्म कर रहा है तो रिटर्न आपको यहाँ पर कम मिल सकते हैं। तो इसलिए इसको वेरी हाई रिस्की बोला जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई वेरी हाई रिस्की नहीं होता है। अब हम इसके आगे डिटेल के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसका जो एग्जिट लोड है वो यहाँ पर एग्जिट लोड रहने वाला है 0.25% का। अगर आप इसको अलॉटमेंट के 7 दिन के अंदर अंदर आप इसमें निकालते हैं तो आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। उसके बाद में हम निकालते हैं तो आपको एग्जिट लोड यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। एक्सपेंस रेशो अभी यहाँ पर कोई भी डिक्लेयर नहीं किया गया है। अब यहाँ पर जो जो हमारा इन्वेस्टमेंट रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, तो आप मिनिमम अगर आप एसआईपी करते हैं एसआईपी मोड में तो आपको मिनिमम 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना होगा। और अगर आप लमसम करते हैं, एक बार में पेमेंट करते हैं, तो मिनिमम आपको 500 रुपीज़ का यहाँ पर पेमेंट करना होगा। थोड़ा म्यूचुअल फंड के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी एएमसी लॉन्च कर रही है इसको। तो एक्सिस म्यूचुअल फंड लॉन्च कर रहा है, इंडिया की 7th नंबर की जो एएमसी है और 2009 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी और जिसका अब टोटल एयूएम यहाँ पर आप देख सकते हैं 7th नंबर की एएमसी। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए जो जरूरी है कि यह है कौन से बेंचमार्क को फॉलो करेगा। तो जो बेंचमार्क को ये फॉलो करेगा उसका नाम है निफ्टी बैंक टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो हमारे लिए इसके बारे में डिटेल जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम जानते हैं इसके बेंचमार्क को, क्योंकि जो बेंचमार्क का जो रिटर्न्स होगा उसी के अकॉर्डिंग इसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर मेजर की जाएगी। दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी बैंक इंडेक्स क्या होता है। तो निफ्टी बैंक इंडेक्स जो होता है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड और लार्ज कैपिटलाइज इंडियन बैंकिंग का स्टॉक्स है, यानी कि एक तरीके से ये बकेट बोल सकते हैं जिसके अंदर सबसे बड़े जिनका कैपिटलाइज वो बैंक्स के स्टॉक जिनका कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है, तो वो बैंक्स का जो स्टॉक है वो यहाँ पर निफ्टी बैंक इंडेक्स यहाँ पर कहलाता है। इस फंड के अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट्स यानी कि टोटल कंपनी जो रहने वाली है वो 12 कंपनी रहने वाली है और इंडेक्स रीबैलेंसिंग सेमी एनुअली होने वाली है। इन 6 महीने के अंदर उन फंड्स को, इन 12 कंपनीज को यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा, उनकी फंड परफॉर्मेंस को देखा जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस खराब रहती है या अच्छी रहती है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो पोर्टफोलियो है 12 बैंक्स का, 12 स्टॉक्स का, उनको यहाँ पर रीबैलेंसिंग किया जाएगा। तो ये 12 स्टॉक्स कौन से हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में जो वेटेज है उसके अकॉर्डिंग लिस्ट दी हुई है कि एचडीएफसी बैंक का सबसे ज़्यादा वेटेज है 29.04% का, उससे कम है आईसीआईसीआई बैंक का, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, कोटक बैंक, इंडसलैंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है इसमें, और यहाँ पर बंधन बैंक भी है। तो ये सारे बैंक का यहाँ पर पोर्टफोलियो है जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के बैंक भी है और पब्लिक सेक्टर के बैंक भी है। तो किस तरह से इनका डाइवर्सिफिकेशन है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका जो टोटल डाइवर्सिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग लार्ज कैप कंपनीज के अंदर 92% का इनका इन्वेस्टमेंट रहता है और मिड कैप कंपनीज में लगभग 7% का इनका इन्वेस्टमेंट रहता है, जिसमें प्राइवेट बैंक्स में सबसे ज़्यादा ओनरशिप है 85% की और पीएसयू बैंक्स में है 14% की, लगभग 15% की इनकी
ओनरशिप है, इनकी हिस्सेदारी रहती है, यानी कि इनका इन्वेस्टमेंट रहता है। यहाँ पर अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में 84% का इनका प्राइवेट बैंक में इन्वेस्टमेंट था। 2013 में, आज से 10 साल पहले, यहाँ पर इनका 81% प्राइवेट बैंक में था। और आज से उससे 10 साल पहले, यानी कि आज से 20 साल पहले, इनका पब्लिक सेक्टर के बैंक में 70% का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट था। तो इन्होंने अपनी जो होल्डिंग्स को PSU बैंक से हटा के इन्होंने सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट बैंक के अंदर कर दिया है, और पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर इन्होंने कम कर दिया। तो इस तरह से आप इनकी होल्डिंग्स को समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये जो फंड है वो कितना सस्ता है या महंगा है। पीई पीवी को भी हम जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पीई दी हुई है। तो अभी जो इसकी पीई चल रही है दोस्तों, वो चल रही है यहाँ पर इस इंडेक्स की 15.84 की। और अगर आप 10 ईयर का एवरेज देखते हैं तो लगभग चल रही है 24.86 की। तो अगर अपना जो 10 ईयर का एवरेज देखते हैं उसके पीई से अगर हम कंपेयर करते हैं तो जो 10 ईयर का एवरेज है उससे कम पीई के ऊपर ये अभी आपको मिल रहा है। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि आपको ये अभी चीप रेट के अंदर ये फंड मिल रहा है। अगर हम पीबी की बात करें दोस्तों तो आपको देख सकते हैं पीबी इसका जो एवरेज है वो है 2.72 का, और जो अभी जो चल रहा है इसका 2.77 के आसपास चल रहा है। तो लगभग इसका जो 10 ईयर का एवरेज है उसके आसपास इसका पीबी ट्रेड कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ये लग रहा है कि यहाँ पर अभी ये ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे ये स्टॉक नहीं है, ये फंड नहीं है, लेने लायक कंडीशन में है, यानी कि अभी आपको महंगा नहीं मिलने वाला है। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से, लास्ट के कुछ टाइम से यहाँ पर HDFC बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। ICICI ने ऑल टाइम हाई टच कर लिया है, एक्सिस बैंक ने ऑल टाइम हाई टच कर लिया है, स्टेट बैंक भी ऑल टाइम पे पहुँच गया है, कोटक बैंक भी अभी यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर रहा है, इंडसलैंड बैंक भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी अच्छा परफॉर्म किया है, PNB ने अच्छा परफॉर्म किया है, इसने भी अच्छा परफॉर्म किया है, और ये भी लगभग 100 रुपीज़ से वापस 80 रुपये की प्राइस के ऊपर ही आ गया है। और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये बैंक्स में यहाँ पे कुछ बड़े बैंक्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि जो बड़े बैंक्स हैं वो यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर है वो डेफिनेटली यहाँ पर बढ़ने वाला है। जो इंडिया जिस तरह से ग्रो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं कि इनका जो रिटर्न रहा है वो क्या रहा है। तो यहाँ पर हम 1 साल का रिटर्न देखते हैं तो कम ही रिटर्न रहा है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर बैंक ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया नहीं किया है। लास्ट के 1 ईयर में 2.29 का रिटर्न दिया है। यहाँ पे 1 ईयर में देखिए तो लगभग 15 ईयर का, 5 ईयर में देखिए तो 11% का रिटर्न, और अभी तक यहाँ पर लगभग टोटल 18% का इस फंड ने यहाँ पर रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो अब हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि इस फंड को जो मैनेज कर रहे हैं उनके फंड मैनेजर कौन है। तो इसके जो फंड मैनेजर हैं वो हैं यहाँ पर मिस्टर आशीष नायक और यहाँ पर मिस्टर कार्तिक कुमार। ये दो यहाँ पर फंड मैनेजर हैं, जिनको जो मिस्टर आशीष नायक है उनको लगभग 15 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस है, और जो मिस्टर कार्तिक कुमार है इनको यहाँ पर 14 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस है। तो थोड़ी सी बेसिक डिटेल और जान लेते हैं इन फंड मैनेजर के बारे में कि ये फंड को कब से मैनेज कर रहे हैं। तो इनका क्वालिफिकेशन क्या है। तो इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर इन्होंने MBA कर रखा है, और यहाँ पर ओवरऑल जो 11 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इनका जो है वो इक्विटी एनालिस्ट के रूप में है, और यहाँ पर लास्ट के 2 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो गोल्डमैन सच में इनका फाइनेंशियल रिसर्च टीम में इनका जो है योगदान यहाँ पर रहा है। तो इन्होंने जो फंड को मैनेज कर रखा है वो और भी फंड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, एक्सिस क्वांट फंड को भी ये यहाँ पर ये मैनेज करते हैं। तो एक्सिस क्वांट फंड का आप देख सकते हैं बेंचमार्क को बीट कर रहा है यहाँ पर रिटर्न, और जो एक्सिस निफ्टी का जो रिटर्न है वो बेंचमार्क के लगभग चल रहा है। तो यहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नज़र आ रही है इन फंड मैनेजर की यहाँ पर। इसके अलावा जो दूसरे फंड मैनेजर हैं उनकी भी यहाँ पर डिटेल डाल लेते हैं, मिस्टर कार्तिक कुमार, जिनको लगभग 14 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस है। तो ये जो फंड को मैनेज कर रहे हैं इनको यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे जो एक्सिस की AMC को ज्वाइन किया था वो 2019 के अंदर इन्होंने एक्सिस की जो AMC है इसको यहाँ पर ज्वाइन किया था, और जो इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो MBA है यहाँ पर। और इनका जो जिन फंड को मैनेज कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सिस क्वांट फंड को ये भी मैनेज कर रहे हैं, और एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड को ये भी मैनेज कर रहे हैं। तो ये जो दोनों फंड हैं वो लगभग अपने जो बेंचमार्क है उनको बीट कर रहे हैं या उसके लगभग चल रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है इन फंड को मैनेज करते टाइम पे। तो अब फाइनल डिसीजन ये आता है कि क्या हमें इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन यही है कि हमें इन्वेस्टेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो इस फंड के अंदर इन्वेस्ट है वो यहाँ पे इंडिया के टॉप प्राइवेट बैंक में और पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है। जिसे आपने देखा है कि HDFC बैंक हो गया, ICICI हो गया, कोटक बैंक हो गया, ये
ये इंडिया के सबसे बड़े बैंक है, सबसे बड़े फाइनेंशियल बैंक है यहाँ पर। और जो फाइनेंस कंपनियां हैं जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस हो गया, तो ये फेडरल बैंक हो गई, छोटे बैंक है जो कि यहाँ पर धीरे धीरे अच्छी तरीके से यहाँ पे ग्रोथ कर रहे हैं। अभी पूरी तरह भी यहाँ पर उन्होंने ग्रोथ नहीं करी है। साथ ही यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक का भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलने वाला है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर इन्वेस्टमेंट मिलेगा और यहाँ पर एसबीआई के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। तो यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का अगर आपको एक बंच मिल जाता है तो आप लॉन्ग टर्म में यहाँ पर एसआईपी मोड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया का जो है फाइनेंशियल सेक्टर यहाँ पे ग्रोथ करने वाला है। अभी जो बैंक अभी आइडियल पड़े हुए हैं जैसे एचडीएफसी बैंक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोटक बैंक है, अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं कि इनका जो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे इनके फाइनेंशियल भी रिजल्ट अच्छा आ रहा है, यहाँ पर इनका टेक्निकल भी अच्छा, फंडामेंटल भी इनके अच्छे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी ये ग्रो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब जब ये ग्रो करेंगे ना तो आपको एक अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो आप अगर फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बाकी दोस्तों डिसीजन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लेके ही या अपनी और ज़्यादा रिसर्च करके ले सकते हैं, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में एसआईपी मोड के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टेड रह सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर ग्रो करेगा और जो आप इन्वेस्टमेंट होगा आपका वो इंडिया के टॉप बैंक्स के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी सवाल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।